हर क्रांति की भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी होता है जो नारे नहीं लगाता, बस हिसाब लगाता है। वो खड़ा नहीं होता, वो प्लान करता है। और जब वक्त बदलता है तो वही चेहरा सबसे पहले साइड बदलता है। एक कहानी जहां भरोसा सिर्फ एक सीढ़ी था और रिश्ते सिर्फ सौदे, जहां सपने बेचे नहीं गए बल्कि गिरवी रखे गए। और जब डर ने दरवाजा खटखटाया तो वफादारी ने सबसे पहले दम तोड़ा। ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसने खेल को समझा नहीं, उसे डिजाइन किया। लेकिन हर डिजाइन में एक खामी होती है और हर खामी एक दिन सच बन जाती है। आज हम खोलने जा रहे हैं उस चेहरे के पीछे छिपी असली फाइल। जो दिखाई देता है वो कहानी नहीं है, कहानी वो है जो छुपाई गई है। कैसे एक लड़का जो कल तक अन्ना आंदोलन के बैक रूम में बैठकर देश बदलने के ख्वाब बेच रहा था, आज अपनी जान बचाने के लिए उसी पिता समान गुरु की पीठ में खंजर घोंपकर निकल गया। इतिहास में इसे जूलियस सीजर और ब्रूट्स की कहानी कहा जाता है, लेकिन आज की राजनीति में इसे राघव चड्ढा का नाम दिया गया है। कैसे एक लंदन रिटर्न सीए ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक स्टार्ट ऐप की तरह इस्तेमाल किया और जब जांच एजेंसियों का फंदा कसा तो कैसे उसने अपनी ही पार्टी का ब्लैक बॉक्स खोलकर 7 सांसदों का सौदा कर लिया। आज हम उस चेहरे के पीछे छिपे जमीर के पाखंड का वो डार्क पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो शायद ही कभी मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखा पाएगा। सत्ता, आत्वाकांक्षा और खौफ, ये तीनों मिलकर किसी इंसान के दिमाग को कैसे हैक कर लेते हैं। आज हम इसकी सबसे डार्क साइकोलॉजिकल स्टडी करने जा रहे हैं। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर जिस तरह सत्ताधारी सिंडिकेट के आगे घुटने टेके हैं, उसे समझने के लिए हमें 2012 या 2024 में नहीं बल्कि राघव के बचपन और उनकी साइकोलॉजी के सबसे गहरे कोने में जाना होगा। एक मिडिल क्लास लड़के से लंदन रिटर्न सीए, फिर रिवोल्यूशनरी लीडर, बॉलीवुड का दामाद और अंत में सत्ता का मोहरा बनने तक का सफर। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये एक इंसान के अवचेतन मन की सबसे दिलचस्प केस स्टडी है। आइए हम राघव चड्ढा की पूरी लाइफ टाइमलाइन का साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करते हैं। 11 नवंबर 1988, नई दिल्ली। सुनील चड्ढा और अलका चड्ढा के घर राघव का जन्म होता है। परिवार एक सामान्य अपर मिडिल क्लास पंजाबी बिजनेस बैकग्राउंड से आता है। राघव के बचपन को समझने के लिए हमें उनके स्कूल को समझना होगा। मॉडर्न स्कूल खंभा रोड, ये कोई आम स्कूल नहीं है। ये दिल्ली का वो अल्ट्रा एलीट स्कूल है जहां देश के सबसे बड़े राजनेताओं, उद्योगपतियों और रसूखदार परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। मनोविज्ञान में एक टर्म है रुतबे की घुटन, स्टेटस एंजाइटी। जब एक सामान्य पृष्ठभूमि का बच्चा ऐसे स्कूल में जाता है जहां उसके आसपास के बच्चे प्राइवेट जेट्स और सत्ता की बातें करते हैं, तो उसके दिमाग में 2 ही चीजें पैदा होती हैं, या तो गहरी हीन भावना या फिर उस एलीट क्लब के टॉप पर पहुंचने की एक खूंखार आत्वाकांक्षा। राघव ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने बहुत कम उम्र में ये सीख लिया कि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आपको उनके जैसा दिखना होगा, उनके जैसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी होगी और सूट बूट का वो मुखौटा पहनना होगा जो आपको भीड़ से अलग करे। परिवार के लाडले बेटे होने के नाते उन्हें हमेशा परफेक्ट दिखने की कंडीशनिंग मिली। यहीं से राघव के अंदर वो सॉफ्ट बॉय और गोल्डन बॉय वाली इमेज तैयार हुई जिसने आगे चलकर उनका पूरा राजनीतिक करियर डिजाइन किया। स्कूल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI से CA की पढ़ाई। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से सर्टिफिकेशन। अब जरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। एक CA का दिमाग कैसे काम करता है। उसे सड़कों पर नारे लगाना नहीं सिखाया जाता, उसे बैलेंस शीट मैच करना, रिस्क असेसमेंट करना और प्रॉफिट एंड लॉस, नफा नुकसान का गणित समझना सिखाया जाता है। ग्रैंड थॉर्ंटन जैसी मल्टीनेशनल फर्म में काम करते हुए राघव का दिमाग एक कॉर्पोरेट मैनेजर की तरह वायर हो गया था। जब 2012 में अन्ना आंदोलन चरम पर था, तब राघव सड़कों पर लाठियां खाने वाले आम कार्यकर्ताओं में से नहीं थे। वो अरविंद केजरीवाल के लिए बैकरूम में बैठकर लोकपाल बिल के कानूनी पेंच और ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। राघव ने राजनीति को कभी क्रांति की तरह नहीं देखा। उनके लिए राजनीति एक प्रोजेक्ट था, एक स्टार्टअप था जिसमें निवेश करके भारी रिटर्न पाया जा सकता था। दरअसल राघव का ये PR और मैनेजमेंट वाला दिमाग खुद अरविंद केजरीवाल की ही परछाई है, क्योंकि केजरीवाल भी इंसानी साइकोलॉजी को एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करने के जादूगर हैं। वो जानते थे कि सिर्फ झाड़ू और मैली टोपी से चुनाव नहीं जीते जा सकते। टीवी डिबेट्स में बैठी एलीट क्लास को लुभाने के लिए उन्हें एक अंग्रेजी बोलने वाले क्लीन शेव और हैंडसम चेहरे की जरूरत थी, और राघव चड्ढा इस सांचे में बिल्कुल फिट बैठे। इसे साइकोलॉजी में आभा मंडल का छलावा, द हेलो इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से आकर्षक और अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं तो आपका दिमाग अपने आप मान लेता है कि ये व्यक्ति ईमानदार, बुद्धिमान और भरोसेमंद भी होगा। राघव को पार्टी का यूथ आइकॉन बना दिया गया। बिना किसी बड़े जमीनी संघर्ष के सिर्फ 33 साल की उम्र में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। पंजाब चुनाव में पर्दे के पीछे से मैनेजमेंट करके उन्होंने साबित किया कि वो एक बेहतरीन रणनीतिकार हैं।
लेकिन ये सब मैनेजमेंट था, लीडरशिप नहीं। राघव ने पार्टी को एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाया, जहां वो मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका में थे। लेकिन एक डार्क रियलिटी ये भी है कि राघव का ये यूथ आइकॉन वाला चार्म 100% ऑर्गेनिक नहीं था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जानता है कि ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है। पर्दे के पीछे एक पूरा पीआर इकोसिस्टम और एल्गोरिदम मैनिपुलेशन का खेल चल रहा था। इंस्टाग्राम पर हैंडसम राजनेता वाली रील्स का वायरल होना, फैन पेज बनना, ये सब एक सोची समझी ब्रांड बिल्डिंग थी। राघव राजनीति की उस नई पीढ़ी के नेता हैं जो जानती है कि पार्टी से बड़ा अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, ताकि अगर कभी पार्टी की नाव डूबने लगे तो आपका अपना ब्रांड इतना बड़ा हो कि सत्ताधारी सिंडिकेट आपको तुरंत भारी कीमत पर एक्वायर कर ले। राघव ने आपका इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपना पोर्टफोलियो चमकाने के लिए किया। राघव की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा शिफ्ट तब आया जब उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी की। लेकिन ये लव स्टोरी शुरू कैसे हुई? ये कोई आम मुंबई या दिल्ली की मुलाकात नहीं थी। दोनों की पहली आधिकारिक मुलाकात लंदन में इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स ऑनर्स इवेंट में हुई थी। लंदन की सर्द हवाएं, एक अल्ट्रा एलीट गैदरिंग और दोनों को अपने अपने फील्ड राजनीति और एंटरटेनमेंट में अचीवर का अवार्ड मिलना। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये राघव के अवचेतन मन की उस पुरानी 12 खंबा वाली भूख का अंतिम पड़ाव था। बचपन से जिस एलीट क्लब का हिस्सा बनने का सपना उन्होंने देखा था, लंदन की उस एक शाम ने उन्हें वो ग्लोबल एक्सेस दे दिया। अब वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक सेलिब्रिटी थे। पैपराजी, वोग मैगजीन के कवर्स, मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर कपड़े और अंबानी स्टार्स के साथ उठना बैठना। मनोविज्ञान में इसे अक्सर रसूख का नशा, डोपामाइन रश कहा जाता है। जब इंसान को इतनी पावर, ग्लैमर और अटेंशन मिलने लगती है तो उसका दिमाग इस लग्जरी का आदी हो जाता है। ऐसे इंसान के लिए विपक्ष की राजनीति करना, सड़कों पर धूल फेंकना या पुलिस की लाठियां खाना असंभव हो जाता है। परिणीति से जुड़ने के बाद उनके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम पूरी तरह बदल चुका था। अब उनका दिमाग सिर्फ सुख और सुरक्षा चाहता था। तिहाड़ जेल का संघर्ष नहीं, परिणीति चोपड़ा से शादी सिर्फ एक रोमांटिक चैप्टर नहीं थी, ये अपने साथ एक भयंकर सोशल प्रेशर भी लेकर आई। जब आप प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स जैसे ग्लोबल एलीट परिवार के रिश्तेदार बन जाते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। आप एक दिन मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर सूट पहनकर मैगजीन के कवर पर मुस्कुराते हैं तो अगले दिन आप कैदी वैन में बैठकर कोर्ट नहीं जा सकते। ग्लोबल एलीट सर्कल्स में दागी या जेल जाने वाले राजनेता की कोई जगह नहीं होती। इस नई इंटरनेशनल फैमिली डायनामिक्स और इमेज को बचाए रखने के साइकोलॉजिकल दबाव ने राघव के अंदर के उस बचे खुचे नेता का भी गला घोट दिया जो शायद कभी संघर्ष करने की सोच सकता था। उनके लिए 2026 में बीजेपी के सामने सरेंडर करना कोई राजनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि अपनी नई शाही दुनिया को बचाने की साइकोलॉजिकल मजबूरी बन गया था। और फिर आया पार्टी पर सबसे भयानक संकट। 2024 में आपको खत्म करने के लिए फर्जी शराब घोटाले का एक गढ़ा गया केस और जांच एजेंसियों ईडी सीबीआई का खौफ। दमन की इस कार्यवाही में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल तक को तिहाड़ जेल भेजा गया। जब किसी इंसान पर अचानक कोई भयानक खतरा आता है तो दिमाग के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, एक्टिवेट हो जाता है। ये इंसान को सिर्फ 3 सिग्नल देता है: फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। लड़ो, भागो या सुन्न पड़ जाओ। सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेताओं ने लड़ना चुना क्योंकि उनका जन्म सड़कों के संघर्ष से हुआ था। लेकिन राघव चड्ढा का अमिगडाला चीख उठा, फ्लाइट, और वो आंखों के इलाज के नाम पर लंबे समय के लिए लंदन चले गए। वो एक सॉफ्ट बॉय थे। तिहाड़ जेल की कल्पना मात्र से उनका पूरा एलीट सिस्टम क्रैश कर गया। उन्हें अपनी लग्जरी लाइफ, अपना नया नया बॉलीवुड स्टारडम और अपनी आज़ादी छिनती हुई दिखाई दी। जब वो लंदन से लौटे तो उनका सीए वाला दिमाग वापस चालू हो चुका था। उन्होंने अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया, लेकिन यहां उन्होंने सरेंडर करने से पहले एक बेहद शातिर चाल चली। जैसे ही 2026 का संसद पार्लियामेंट सत्र शुरू हुआ, राघव अचानक आम आदमी के सबसे बड़े मसीहा के अवतार में सामने आए। उन्होंने उन मुद्दों पर उंगली रखी जो सीधे आम जनता की दुखती रगों पर छूते थे। एक ही आय पर अलग अलग परिवारों पर टैक्स की असमानता का मुद्दा हो, राइट टू रिकॉल का विचार लाकर नेताओं की जवाबदेही तय करने की मांग हो, या फिर आम इंसान की रोजमर्रा की परेशानी कि कैसे मोबाइल रिचार्ज खत्म होते ही यूपीआई और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं ठप हो जाती हैं। उन्होंने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। ये मुद्दे सीधे जनता की जेब और जिंदगी से जुड़े थे, इसीलिए लोगों ने उनकी बातों की जबरदस्त सराहना की। वो सिर्फ संसद में ही नहीं गरज रहे थे, बल्कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हाइपर मोड में आ चुका था। उनकी पीआर मशीनरी पूरी ताकत से एक्टिव हो गई और देखते ही देखते फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके इन भाषणों की रील्स आग की तरह फैलने लगी। जनता उनके वीडियोस को पागलों की तरह लाइक कर रही थी और हर पोस्ट पर लाखों व्यूज आ रहे थे। चाहे वे बीजेपी समर्थक हों या किसी और विचारधारा के लोग, उनकी बातों की काफी तारीफ हुई।
आम कार्यकर्ताओं को भी लगा कि उनका रेवोल्यूशनरी लीडर अपने सबसे बेहतरीन अंदाज में वापस आ गया है। लेकिन रुकिए, इसके पीछे का असली गेम कुछ और ही था। मनोविज्ञान और पीआर मैनेजमेंट में इसे छलावे का धुआं, द स्मोक स्क्रीन इल्यूजन कहते हैं। जब एक कॉर्पोरेट मैनेजर अपनी कंपनी, पार्टी छोड़ने या उसे बेचने की गुप्त तैयारी कर रहा होता है तो वो अचानक अपनी पर्सनल ब्रांड वैल्यू को सबसे ऊपर ले जाता है। संसद में आम आदमी के मुद्दे उठाना और सोशल मीडिया पर वो हाइपर एक्टिविटी, ये सत्ता से लड़ने का जज्बा नहीं था, ये अपना चेहरा चमकाने और सत्ताधारी सिंडिकेट के सामने अपनी कीमत बढ़ाने का एक मास्टरमाइंड पीआर स्टंट था। राघव अच्छी तरह जानते थे कि जितने ज्यादा व्यूज होंगे, दल बदल की सौदेबाजी में उनकी हैसियत और पैकेज उतना ही बड़ा होगा। बाहर जनता उनके जन सरोकार वाले वीडियोस पर भावुक होकर तालियां पीट रही थी और अंदर बंद कमरों में 2026 की इस ऐतिहासिक गद्दारी की सीक्रेट डील साइन हो रही थी। और फिर शुरू हुई 2026 के इस ऐतिहासिक दल बदल की सीक्रेट प्लानिंग। सत्ता के इस खौफ में एक और चीज की हत्या हुई है और वो है भरोसा। राजनीति के इतिहास में जूलियस सीजर और ब्रूट्स की कहानी मशहूर है। सीजर ने ब्रूट्स को बेटे की तरह माना और अंत में उसी ब्रूट्स ने सत्ता के लिए सीजर की पीठ में खंजर घोंप दिया। अरविंद केजरीवाल ने 23 साल के उस लड़के पर दांव लगाया था, उसे भीड़ से निकालकर आसमान पर बिठाया, पार्टी के दिग्गज नेताओं को दरकिनार करके उसे पावर दी। साइकोलॉजी में इसे द ब्रूट सिंड्रोम कहते हैं, जब एक अत्वाकांक्षी शिष्य अपने गुरु से ही बड़ा बनने का सपना देखने लगता है और जब उसे अपनी गर्दन पर तलवार लटकती दिखती है तो सर्वाइवल के लिए वो सबसे पहले अपने उसी गुरु की बलि चढ़ाता है। आज का ये विलय सिर्फ पार्टी से गद्दारी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के उस अंधे भरोसे का साइकोलॉजिकल मर्डर है। लेकिन 2026 की इस गद्दारी की टाइमलाइन में पंजाब सबसे बड़ा मोहरा है। याद रखिए, राघव ने पंजाब में सिर्फ मैनेजमेंट नहीं किया था, उन पर सुपर सीएम या शैडो पावर होने के गंभीर आरोप लगते रहे। पंजाब राघव के लिए सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं था, ये उनका गोल्ड माइन और बार्गेनिंग चिप था। जब जांच एजेंसियों ईडी ने फंदा कसना शुरू किया तो क्या राघव के उस सीए वाले दिमाग ने एक डील क्रैक की? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा अपने पास एक ऐसी गुप्त बैलेंस शीट रखता है जिससे वो खुद को बचा सके। पंजाब सरकार के अंदरूनी राज, फंडिंग के रास्ते और पार्टी की कमजोर नब्ज, क्या यही वो एग्जिट डील थी जो लंदन के बंद कमरों में बीजेपी के साथ साइन की गई? राघव ने सिर्फ अपनी पार्टी नहीं बदली, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पार्टी के सबसे गहरे सीक्रेट्स का सौदा कर दिया है। क्या यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल, लेकिन ये एक डार्क मास्टर स्ट्रोक है। भारतीय संविधान का दल बदल कानून कहता है कि अगर 2/3 सांसद एक साथ पार्टी तोड़ते हैं तो उसे विलय माना जाएगा और किसी की सांसदी नहीं जाएगी। आपके 10 में से 7 सांसदों की जरूरत थी। बीजेपी के सिंडिकेट और राघव के चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले दिमाग ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ये 7 का आंकड़ा आसानी से पार हो जाए। संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राघव ने इन 6 दिग्गजों को एक साथ कैसे झुका लिया। यहीं पर सामने आता है राघव का सबसे डार्क इनसाइडर गेम। बीजेपी के लिए ये पूरा ऑन ऑपरेशन इसलिए बेहद आसान हो गया क्योंकि राघव सिर्फ एक नेता बनकर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का ब्लैक बॉक्स बनकर उनके पास गए थे। सालों तक पार्टी के कोर मैनेजमेंट, फंडिंग और टिकट बंटवारे के केंद्र में रहने के कारण राघव को इन सभी नेताओं की हर सीक्रेट बात, हर कच्चा चिट्ठा और हर कमजोरी का पता था। वो सिर्फ 7 सांसद नहीं ला रहे थे, वो अपने साथ इन सांसदों की दुखती रगों का पूरा डेटाबेस ला रहे थे। किसे किस पुरानी फाइल से डराना है, किसके खिलाफ कौन सा सबूत इस्तेमाल करना है और किसे भविष्य की सत्ता का लालच देना है। राघव के पास हर नेता की एक सीक्रेट बैलेंस शीट थी। इसी इनसाइडर नॉलेज और ब्लैकमेलिंग की पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने बड़ी ही आसानी से इन 7 नंबरों को बीजेपी की झोली में डाल दिया। और इस पूरी गद्दारी का सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स है अशोक मित्तल। 2 अप्रैल 2026 को जिस अशोक मित्तल को राघव की जगह डिप्टी लीडर बनाया गया था, राघव ने अपनी इसी सीक्रेट डील के तहत उन्हें भी निशाना बनाया। और ठीक 2 हफ्ते बाद 15 अप्रैल 2026 को ईडी ने अशोक मित्तल के घर और ठिकानों पर फेमा के तहत रेड मार दी। यही वो असली अमिगडाला ट्रिगर था। ईडी की रेड के खौफ और राघव की इनसाइडर ब्लैकमेलिंग ने मित्तल को तुरंत सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ये राजनीति के शतरंज की सबसे भयानक चाल थी। पार्टी को सिर्फ तोड़ा नहीं गया, उसे जड़ से उखाड़कर ईडी के खौफ और सीक्रेट ब्लैकमेलिंग की चाशनी में लपेटकर लीगल तरीके से बीजेपी की गोद में रख दिया गया। आज राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया है। जो धुआं 2024 में लंदन की सर्द हवाओं से उठा था, आज उसने दिल्ली में आपके महल को जलाकर राख कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने एक बेहद फिल्मी और भारी लाइन बोली, मैं गलत पार्टी में सही आदमी था, मैं उनके अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। और कोई, आइए इस एक लाइन का साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल चीरहरण करते हैं। अगर आम आदमी पार्टी गलत पार्टी थी तो राघव 15 सालों तक उस पार्टी का नमक क्यों खा रहे थे? जब पंजाब में उनकी मर्जी से टिकट बंट रहे थे, जब उन्हें रातों रात राज्यसभा भेजा जा रहा था, तब पार्टी सही थी। और सबसे बड़ा सवाल, राघव जिस नई पार्टी बीजेपी में जा रहे हैं, क्या वो सही पार्टी है? आज देश किस स्थिति से गुजर रहा है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग से लेकर जांच एजेंसियां सब सिंडिकेट का हिस्सा बन चुकी हैं।
इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासों ने चंदे के काले सच को सामने ला दिया है। वोट चोरी, ईवीएम पर सवाल और विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का जो दुचक्र चल रहा है, क्या राघव चड्ढा उसे नहीं देख रहे? राजनीति में एक टर्म बहुत मशहूर है, वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स। जब कोई नेता विपक्ष में होता है तो वो सबसे बड़ा दागी और भ्रष्ट होता है। ईडी और सीबीआई उसके घर के चक्कर काटती हैं, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी का भगवा पट्टा पहन लेता है, वो रातों रात दागी से देशभक्त और भ्रष्ट से ईमानदार घोषित कर दिया जाता है। आज जब राघव ने कैमरे के सामने आकर कहा, मैं गलत पार्टी में सही आदमी था, तो ये कोई राजनीतिक डायलॉग नहीं था। ये साइकोलॉजी का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसे जमीर का पाखंड, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब कोई इंसान अंदर से जानता है कि वो एक कायरता का काम कर रहा है, वो अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है, तो उसका दिमाग इस गिल्ट को, अपराध बोध को बर्दाश्त नहीं कर पाता। खुद को आईने में देखने लायक बनाने के लिए उसका दिमाग एक झूठी कहानी गढ़ता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, परिस्थितियां बुरी थीं, मैं तो सही था, वो लोग गलत थे। राघव खुद को ये यकीन दिला रहे हैं कि उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की, बल्कि एक टॉक्सिक जगह से खुद को बचाया है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जब उसी टॉक्सिक जगह से उन्हें सत्ता, रुतबा और राज्यसभा की कुर्सी मिल रही थी, तब उनका ज़मीर गहरी नींद सो रहा था। तो दोस्तों, राघव चड्ढा की ये कहानी किसी राजनीतिक विचारधारा के टूटने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो हमेशा से सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता था। उसने सिस्टम से लड़ने का सिर्फ मुखौटा पहना था। जब तक हवा उनके पक्ष में थी, वो पोस्टर बॉय बने रहे, लेकिन जैसे ही तूफान आया, उनका असली रूप सामने आ गया। एक एलीट, सुविधा भोगी और डरा हुआ मैनेजर जो अपनी जान और अपना रुतबा बचाने के लिए किसी भी रोलिंग मशीनरी की गोद में बैठने को तैयार है। राघव चड्ढा आज भले ही सत्ता के नए सिंडिकेट का हिस्सा बनकर मुस्कुरा रहे हों, लेकिन इतिहास उन्हें एक सियासी खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक अवसरवादी, सत्ता के सौदागर और गद्दार के रूप में याद रखेगा, जिसने खौफ के आगे अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। तो ये थी एक ऐसी कहानी जहां जीत दिखाई देती है, लेकिन हार अंदर छिपी होती है। जहां चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन फैसले डर से लिए जाते हैं। अब फैसला आपका है, ये चाल थी या मजबूरी। अगर आपको ऐसी ही अनसुनी, अनकही और बिना फिल्टर वाली सच्चाई जाननी है, तो वीडियो को लाइक करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सच्चाई छुपनी नहीं चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।